नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई ने शनिचर को उर्दू के नए अफसानों से रंगीन एक शाम सजाई, जिसमें अफसाना निगार जनाब वसीम अकील शाह और जनाब इश्तियाक सईद ने अपने अफसाने बउनवान रिवायत और नई बात पेश किए, और जिस पर भिंडी से तशरीफ़ फरमा जनाब मोहम्मद रफ़ी अंसारी ने भरपूर तबसरा पेश करते हुए सामईन से दाद व तहसीन वसूल की। पेश है लंतरानी न्यूज़ की एक रिपोर्ट। एक गुजारिश और कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अफसाने का उन्वान है रिवायत। रहमत हो तुझ पर ए अल्लाह की बंदी, तेरा दर सखी कदर इस सवाली का सवाल पूरा कर। इस गूंजदार फरियाद के साथ ही आमीन आमीन की मुतमम तकरार से सन्नाटे में डूबा पूरा कॉरिडोर थमक उठा। चंद ही सातों में यूँ लगा जैसे किसी ने सनराइज अपार्टमेंट की मुर्दनी छाई इस 7 मंजिला इमारत में नई जान फूंकती हो। दरवाजे धड़ाधड़ खुलने और बंद होने लगे। अपार्टमेंट के दीगर मकीनों की तरह मैं भी चौंक पड़ा, मगर अगले ही पल मेरे जहन के पर्दे पर बाबा पीर शुक्रुल्लाह के आस्ताने की मुतबर्रिक तस्वीर अपनी तमाम तर जुजियात के साथ मुतहर्रिक हो उठी। तस्वीर का नक्श इतना गहरा था कि मैं लोबान की खुशबू तक महसूस करने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये वही मस्त फ़कीर बाबा सलीम हैं जो 7-8 फ़कीरों को साथ लिए 2 बरस पहले तक हर साल हमारे घर आते रहे थे। लिहाजा मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले अपनी बहू को आवाज़ दी कि वो ड्राइंग रूम को ज़रा देख ले। फिर कुछ तवक्कुफ़ से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बहू फौजिया ने बड़ी सुरात से टीपॉय पर रखे बर्तन उठाए, सोफ़े वगैरह की शीट्स और खिड़कियों के पर्दे दुरुस्त किए। मैंने दरवाज़ा खोलकर उनका इस्तकबाल किया और पूरे एहतराम के साथ उन्हें अंदर ले आए। जैसे ही फ़कीरों की ये टोली अंदर दाखिल हुई, पूरा घर खस की रूह परवर खुशबू से मुअत्तर हो गया। उनके सरों पर बंधे सब्ज़ रंग अमामे और टखनों तक झूल रहे हरे हरे जुब्बों को देखकर महसूस हो रहा था जैसे इत्र खस अपना रंग भी साथ लाया है। बहू ने पर्दे की आड़ से ठंडे पानी की बोतलें और कांच के खाली गिलास एक खूबसूरत सिरेमिक ट्रे में रख कर मुझे सौंपे। बाबा सलीम के अलावा इनमें से किसी की भी सूरत मुझे याद नहीं थी, मगर ये यकीन था कि यही 7-8 फ़कीर बाबा सलीम के साथ हमारे यहाँ दावत पर आते रहे थे। उनके जुब्बे उजले और झोलियाँ धुली हुई थीं, मगर चेहरे धूप की तमासत से झुलसे हुए साफ नज़र आ रहे थे। भूख उनकी उलझी हुई दाढ़ियों में अटकी नज़र आ रही थी। बाबा सलीम का हाल भी तकरीबन ऐसा ही था। पहले तो उन्होंने बनज़र गायर ड्राइंग रूम का जायज़ा लिया, फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन लफ्ज़ उनके कपकपाते होठों को छू कर लौट गए। पादज़ा आसा और कासे को एक तरफ रखा और दरमियान में रखे सिंगल सोफे पर इस अंदाज से बैठ गए जैसे मुराक़बे में बैठे हों। पानी पेश कर देने के बाद मैंने देखा फ़कीरों के चेहरे पर भी मुग़ायरत थी, और इसी अजनबियत से वो नज़र घुमा घुमा कर दीवार के टेक्सचर कलर को, तो कभी छत की पीओपी और उसमें लगी एलईडी लाइट्स की कारीगरी को देखकर मबहूत हो रहे थे। बाबा सलीम यूँ तो गोया ध्यान लगाए बैठे थे, लेकिन बार बार उनकी नज़र किचन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो रिहाना की अदम मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। हमारे खानवादे से उनके ताल्लुक़ की वाहिद कड़ी मेरी बीवी रिहाना थी। घर में रिहाना के अलावा उन्हें कोई समझ नहीं पाता था, और वो भी गोया हम में से सिर्फ रिहाना ही को जानते थे। उनका वैसा सरोकार घर के दूसरे किसी फ़र्द से रहा भी न था। आज भी उनकी सदा का रास्त तखातुब अल्लाह की सखी बंदी यानी रिहाना ही से था। रिहाना को औलिया इकराम पर हद दर्जे एतक़ाद था। पीर बाबाओं के आस्थाने पर जाना, मिन्नतें मानना, नज़र नियाज करना और दरगाह के फ़कीरों की गमगुसारी करना उसका यही फरीज़ा था। पीर बाबा शुक्रुल्लाह से उसे ख़ास अक़ीदत थी। हर 3-4 महीनों के दरमियान 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके उनकी मज़ार पर हाज़िरी देने जाया करती थी। कलंदराना सिफत रखने वाले मस्त फ़कीर बाबा सलीम
इन्हीं पीर बाबा शुक्रुल्लाह के दर के साइल थे। यही रेहाना उनसे पहली बार मिली और उनके ज़ुहद व तक़वे से मुतासिर हुए बगैर ना। लेकिन बात है पुरानी, इसमें नयापन कुछ नहीं है, सिर्फ उन्वान नया है। और वो पुराना इसलिए है क्योंकि वो सिलसिला आज तक चल रहा है, वो नया हो ही नहीं पा रहा है। जो कहानी में बयान किया गया है वो मामला नया हो नहीं पा रहा है, और उसको नया करने के लिए मैंने नई बात लिखा है। लीजिए मुलाहिजा फरमाए। धीरे धीरे गांव भर में ये बात फैल गई कि जुम्मन मियाँ अपनी बेटी के निकाह में बिरादरी को शामिल करना तो चाह रहे हैं, लेकिन झूरा झारा। इस जिम्न में कुछ लोगों ने जुम्मन मियाँ से पूछा भी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। गांव में बिरादरी के घर है ही कितने, यही कोई 20-22 होंगे। इस पर जुम्मन मियाँ ने हाथ जोड़कर इंतहाई लजाजत से जवाब दिया, पंचों की बात सर आंखों पर। ये हमारी आखिरी बिटिया का ब्याह है, हमहू चाहत रहे कि यही में बिरादरी तो बिरादरी गांव भर का हाथ धुआ दे, लेकिन क्या करें, जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। पंच तो जानते ही हैं कि हमरे छोड़ घर में कमाए वाला कोई और है नहीं। दर्द याद है तो वो झूठे मुंह भी नहीं पूछते। अल्लाह छोड़ बस आप पंचों का सहारा है। आप लोग बारात के आगे खड़ा हो जाएं तो हमारी इज्जत बच जाए। खान पियन का क्या है, जिंदगी रही तो बहुत मौका आएगा। जुम्मन भैया हमान के कौनो इतराज नहीं भाई, बात बिरादरी की है, जैसे तुम्हारी इज्जत वैसे बिरादरी की इज्जत। रहमू चाचा ने बड़ी इंतजारी से कहा। यह सुनकर सुब्राती बोल पड़ा, भैया हमार मानो तो तनी हाजी जमालुद्दीन से भी कुछ राय बात कर लो, देखो वो क्या कहते हैं। अरे कहेंगे क्या, वो कोनो बिरादरी के मेट है। 4 पैसा जुड़ गया, हज करी आए तो इसका मतलब ही थोड़ो ना हुआ कि बड़का सरगना बन गए। खोजन दादा खिसियाते हुए बोले, ठीक कहे दादा, बिल्कुल ठीक कहे, हमा शुमा के आगे हाजी कौन शुमार कतार में। साहबजान मियाँ गुर्राते हुए बोले, भैया हाजी जमालुद्दीन से राय बात करो चाहे न करो, लेकिन चौधरी सदरू के कान में ये बात जरूर पड़ेगी चाहिए, नहीं तो जान लो कुल। खुश अकीदगी के नाजुक मौजू पर वसीम अकील शाह की एक भरपूर कहानी है। भरपूर से मुराद बहुत मुफस्सल। आस्था या अकीदे के मामले में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता, मगर कोई जवाब आखिरी जवाब भी नहीं होता। इस मौजू पर बोलने के लिए मुंह में ज़बान के अलावा पहलू में दिल और जिगर भी चाहिए। उन्वान ऐसा है कि इस पर कलम उठाना तलवार उठाने के मुतरादिफ है, लेकिन मुझे इत्मीनान इस बात का है कि इस तलवार उठाने के जवाब में कोई तलवार नहीं उठाएगा। हाँ, मुझ जैसा नातवा अगर आस्तीन चढ़ा ले तो और बात है। हमारे यहाँ एक शेर बहुत मशहूर है, रिवायतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। रिवायतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, हमारे बाद नई नस्ल आने वाली है। रिवायत की 2 किस्म है, जैसे फूल 2 किस्म के होते हैं, एक खुशबूदार, दूसरे बग़ैर बू वाले, यानी जो रंग नूर तो रखते हैं मगर खुशबू से आरी होते हैं। नई नस्ल के बेशतर नुमाइंदे रिवायतों के एहतराम के बजाय रिवायतों के इन्हिदाम पर कमर बस्ता नजर आते हैं। मिसाल एक नई कई है। अहमद फराज का एक शेर इस वक्त ज़बान पर आने के लिए बेचैन है। हमको उस शहर में तामीर का यारा है जहां, हमको उस शहर में तामीर का यारा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ।
زیر نظر افسانے میں روایت کے تحفظ کی جو صورت پیش کی گئی ہے وہ جتنی محفوظ ہے کیا اتنی قابل قبول بھی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اشتیاق سعید نے 20ویں صدی کی 8ویں دہائی سے لکھنا شروع کیا، 9ویں دہائی میں ان کی شناخت بنی اور آج ان کا نام افسانہ نگار کی حیثیت سے اردو دنیا میں ادب سے لیا جانے لگا ہے۔ اپنے ڈیل ڈول کے علاوہ وہ کئی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ رائٹر کے طور پر بھی وہ معروف ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، فلموں میں اداکاری بھی کی ہے۔ ان کا ڈرامہ انقلاب مرد آباد، انقلاب زندہ باد نعرے سے بھی زیادہ مقبول ہوا۔ اس ڈرامے کی پذیرائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر اس سے قطع نظر بنیادی طور پر اشتیاق سعید افسانہ نگار ہے۔ انہیں شہری اور دیہی زندگی کے افسانے لکھنے پر عبور حاصل ہے، لیکن دیہی زندگی کو اس جس انداز میں اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں اسے پڑھ کر صفحہ اول کے افسانہ نگاروں کی یاد آتی ہے۔ ناقدین نے ان کی اس انفرادیت کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ ان کی مزید کامیابیوں کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ اشتیاق سعید ہمارے ان افسانہ نگاروں میں ہیں جن کا فن بتدریج ارتقا پذیر ہے۔ ان کا مشاہدہ تیز، نظر گہری اور قلم رواں ہے۔ ان کے افسانوں میں ملک کے دیہاتوں کی وہ تصویر نظر آتی ہے جو پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بدلے ہوئے ہندوستان کی بدلی ہوئی تصویر پوری دیانتداری سے پیش کرتی ہے۔ ان کا کسان اب ٹھاکر کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا بلکہ منہ کھول کر احتجاج کرتا ہے۔ دراصل یہی احتجاج، مخالفت اور ناپسندیدگی کا مظاہرہ اشتیاق سعید کے افسانوں کا سب سے پہلے میں نہرو سینٹر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اردو کے زندہ رکھنے کے لیے وہ لوگ موجود ہیں جو اردو سے نابلد تو نہیں لیکن اردو کو پسند کرتے ہیں۔ اور شام افسانہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری نشست ہے۔ نہیں، اچھا 14-15 نشستیں ہیں۔ اچھا تو 14-15 نشست، میں دوسری نشست میں شریک ہو رہا ہوں، اس لیے مجھے ایسا لگا۔ بہرکیف ایک اچھی ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے یا ان افسانہ نگاروں کے لیے جو اردو سے رغبت رکھتے ہیں اور اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ افسانہ نگاری ایک بہترین فن ہے، اور جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ سماج میں جو دیکھتا ہے، جو اس کے تجربات ہوتے ہیں اس کو شامل کر کے افسانہ لکھتا ہے، اور ان کو اگر یہ آپ کا منچ مل رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی کوشش ہے اور اردو کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ جیسے آج 2 افسانے ہم لوگوں نے سنے، واقعی رفیع انصاری صاحب کا جو ہے اس پر تبصرہ وہ مزید سونے پر سہاگے کا کام کر گیا، بہت اچھا لگا، اور اس طرح کے نشستیں جو ہے منعقد ہونا چاہیے۔ ایک چیز میں تھوڑا سا اگر اجازت دے تو میں اسی سے تعلق سے، اردو کے تعلق سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح افسانے کے دنیا میں آپ نے شام افسانہ میں نئے نئے لوگوں کو مطلب انٹروڈیوس کرنے کے لیے کہ ایک سینئر کے ساتھ میں ایک نیا ہے، یہ آگے بڑھے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے جو نہرو سینٹر کا مشاعرہ ہوتا ہے اور اس کے جب سے شروع ہوا تو میں تقریباً ہر مشاعرے میں شریک رہا، واقعی ایک پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے ان کے اسٹینڈرڈ میں اور اب کے اسٹینڈرڈ میں معذرت کے ساتھ کچھ فرق آ گیا ہے۔ فرق اس لیے آ گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے وہی لوگ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں کسی بھی شہر کے، جو ممبئی شہر کو یا باہر کے لوگ، وہی لوگ جو ہے شامل ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس میں بھی نئے لوگوں کو جو موقع ملے، بس اتنا میرا ایک کہنا تھا، وہ گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ نہرو سینٹر والوں سے۔ نئے اس بار جو آپ مشاعرہ کریں اس میں نئے لوگ، ایک سے ایک مطلب ادبی لوگ ہیں جو ادب سے جڑے ہوئے اور اچھے شاعر بھی ہیں، تو انہیں بھی موقع دیا جائے، نہ کہ مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے، میں قطع نظر ہے بات سے، کہ گروپزم جیسا محسوس ہونے لگا، وہ چیز نہ ہو۔ بہرحال شکریہ، بہت شکریہ۔ میں
YMC का सेंटर चलता है, तो अफसाना निगार ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर इंटरेस्ट ले और वो मुसन्निफ बने, तो इसकी नशिस्तें जो है वो या उसको उन बच्चों को जो मुसन्निफ बनाने का काम जो नेहरू सेंटर अपने जिम्मे ले, बहुत अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अफसाने लिखने वाले और मोहल्लों में शहरों में आए और इससे ज़्यादा फ़ायदा हम भी उठाएं, हमको भी पढ़ने मिले। अक्सर हम जब कॉलेज में थे तो अफसाना पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते थे जो अफसाना पढ़ते पढ़ते सोते थे और सुबह भी वॉशरूम में जब जाते थे तो वो किताबें उनके हाथ में होती थी और वहीं पर जो दरवाज़ा उनको नॉक करके उनको बाहर निकालना पड़ता था। आज वो चीज़ें नदारत हो गई, तो ज़रा इसके ऊपर नेहरू सेंटर ने कदम बढ़ाए और कोशिश ये करे कि ऐसे बड़े कॉलेजेस के अंदर उन बच्चों को जो है सिखाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अफसाना निगार कैसे बने इसकी नशिस्तें यहाँ पर मुनाकिद करें और इसकी रंगारंग सकाफत के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता है। और अगर आपका सबका साथ इसी तरह मिलता रहा तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप में से बहुत से लोग मुंबई के बाहर से आए हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। अफसाना निगारों और तबसरा व तरतीब करने वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ये शाम यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इस चिराग से और चिराग जलेंगे और हिंदुस्तान की अगली रवायत पर चढ़ती रहेगी। मैं मोहम्मद सरोश एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बाहर चाय के लिए आप सभी को दावत देता हूँ। शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।